हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 1 और आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ साइंस इन द वेस्ट। ये वाला जो टॉपिक है ना, इसमें काफी सारी डेफिनेशंस दे के रखी है जो आप लोग को आनी चाहिए। तो मैं आज के इस लेक्चर में एकदम डिटेल में और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा, तो ये वाला वीडियो आप लोग आखिरी तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे के रखी है। आप सभी लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, जिसकी वजह से उसमें हम लोग हर एक तरह की अपडेट देते हैं। हर एक वीडियो अपलोड होता है तो उसमें उसकी लिंक आ जाती है, एज वेल एज ये जो पूरा स्टडी मटेरियल है वो भी हम लोग आपको उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। एक और चीज कि आप लोग का जब तक 11th और 12th फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज के इस टॉपिक की, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ साइंस इन द वेस्ट। ये टॉपिक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहले देके रखी है जो आप लोग को याद होनी चाहिए, जो 1 मार्क के अंदर भी पूछी जाती है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने मेन चीजें जो है वो कवर की हुई है, तो यही आपको अच्छे से पढ़नी रहेगी। देखो, सबसे पहले तो ये नाम याद रख लेना, ग्रीक फिलोसोफर था जिसका नाम था एरिस्टोटल, और उसने अपने व्यूज दिए थे इकोनॉमिक्स के ऊपर, और उसकी जो बुक थी उसके अंदर इसके बारे में बताया था। और उसकी बुक का नाम याद रखना, क्या नाम था? ओ इकोनॉमिका, ठीक है, याद रखना। ओ इकोनॉमिका वाली बुक जो है वो किसने लिखी है? ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने। ये क्वेश्चन 1 मार्क के अंदर जरूर आ सकता है, ठीक है। और ये जो पूरा टॉपिक है ना, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ साइंस इन द वेस्ट, तो बहुत से बच्चों के स्कूल में ये 5 मार्क के अंदर भी टॉपिक पूछा जा सकता है, ठीक है। 5 मार्क का टॉपिक है जिसमें आपको सारी डेफिनेशन जो है वो बतानी रहती है। आगे बात करें तो देखो अब क्या होता है कि धीमे धीमे होता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज अब बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और उसकी बेसिस पे ना 2 कंसेप्ट आते हैं। एक कंसेप्ट आता है डिवीजन ऑफ लेबर और दूसरा कंसेप्ट आता है स्पेशलाइजेशन। अब डिवीजन ऑफ लेबर मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन अपनी ही फील्ड में काम करे। जैसे मान लो कि मैं इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाता हूं, ठीक है, तो मैं उसका ही पढ़ाऊं। मतलब हर एक पर्सन की अपनी एक स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, उसको वही काम करना है जो उस पर्टिकुलर फील्ड में उसकी एक्सपर्टीज है। क्लियर हुआ? तो ये 2 चीज नहीं आती है, और इसके इंट्रोडक्शन की वजह से ये इंट्रोड्यूस होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, वेयर अ पीस ऑफ वर्क इज डन बाय अ वर्कर। मतलब कि एक तरह का काम एक ही तरह के वर्कर करेंगे, और अ ग्रुप ऑफ वर्कर हु स्पेशलाइज्ड ओनली इन दैट पर्टिकुलर जॉब। मतलब कोई भी वर्कर्स जो है, ग्रुप जो है वो पर्टिकुलर जॉब में स्पेशलाइज्ड है, उनको वही काम करना है, ठीक है। मतलब इसको बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। और होता क्या है? द नॉलेज ऑफ फिलोसॉफी ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग क्लासिफाइड इनटू वेरियस स्पेशलाइज्ड साइंस। पता है आपको, इकोनॉमिक्स एक तरह से फिलोसॉफी था पहले के टाइम पे। तो ये जो फिलोसॉफी है ना, वो अब शुरू होता है, उसको अलग अलग चीजों में क्लासिफाइड किया जाता है, अलग अलग स्पेशलाइज्ड साइंस के अंदर। क्लियर? तो याद रखना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान 2 चीजें आती है, एक डिवीजन ऑफ लेबर और एक स्पेशलाइजेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है एडम स्मिथ। इनका ये नाम याद रखना, एडम स्मिथ जो है उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? तो आंसर आपका आना चाहिए एडम स्मिथ, क्योंकि वेस्ट के अंदर यही एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स के कुछ पॉइंट्स बताए थे, ठीक है। तो एडम स्मिथ ने अपनी एक बुक लिखी थी, और वो बुक कब लिखी थी? 1776 में। ये ईयर आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन 1 मार्क में पूछा जा सकता है। और उनकी बुक का नाम क्या था? तो उनकी पूरी बुक का नाम था, मतलब कि बहुत बड़ा नाम था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये उनकी पूरी बुक का नाम था, ठीक है। ये बुक का नाम आपको याद रखना है। और इस बुक को ना शॉर्ट में सब लोग क्या कहते थे पता है? शॉर्ट में इसको जाना जाता था वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से। एंड विद दिस बुक एडम स्मिथ जो थे ना, वो पायनियर माने गए किसके? डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के, कि जो वेस्ट के अंदर एज अ स्पेशलाइज्ड एरिया, मतलब पहले कहा ना मैंने, इकोनॉमिक्स को एक फिलोसॉफी माना जाता था, बट जैसे जैसे एडम स्मिथ ने इसके ऊपर वर्क किया, रिसर्च की, स्टडी किया, ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक स्पेशलाइज्ड एरिया बन गया, और उन्होंने इकोनॉमिक्स को काफी बड़े लेवल पे डेवलप किया, ठीक है। और इस वजह से इकोनॉमिक्स के ये पायनियर माने जाते हैं। और इसलिए नहीं मैंने कहा क्यों पायनियर है, क्योंकि इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी वेस्ट के अंदर, ठीक है। और दैट्स व्हाई इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। ये आप लोग का इकोनॉमिक्स का बहुत ही बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूं जो आपको याद होनी चाहिए। बोलो क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी जो आगे इंट्रोडक्शन में थी, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी एज अ साइंस इन द वेस्ट। आगे जो है वो डेफिनेशंस अब देके रखी है, उसको समझाने से पहले मैं आप लोग को एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल देना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि यूट्यूब यानी क्या,
तो सबके क्या रिस्पॉन्स होंगे। कोई बोलेगा कि सर यूट्यूब मैं पढ़ाई के लिए देखता हूँ, कोई मेरे को ऐसा बोलेगा कि सर यूट्यूब जो है वो मैं एंटरटेनमेंट के लिए यूज करता हूँ, कोई बोलेगा कि सर ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, कोई बोलेगा कि सर मेरे को कोई चीज नहीं आती है ना तो मैं अटक जाता हूँ तो मैं उसके लिए यूट्यूब यूज करता हूँ, कोई बोलेगा कि सर मैं अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए यूट्यूब का यूज करता हूँ। तो हर एक पर्सन का अलग अलग व्यू पॉइंट है, जैसा वो यूज करता है वैसा उसका व्यू पॉइंट बन जाता है। तो देखो यूट्यूब है तो एक चीज, पर सबका आंसर क्या आया, अलग अलग आया। अगर आप भी सोचोगे तो आपको भी कुछ अलग पता चलेगा कि यूट्यूब ये भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कोई क्रिएटिविटी हो गई, या आप कोई नया स्किल्स बढ़ाना चाहते हो तो स्किल्स बढ़ा सकते हो, या अपने पास स्किल्स है वो लोगों तक पहुंचा सकते हो। ऐसे बहुत सारे अलग अलग इसके यूजेस है, तो आपका व्यू पॉइंट उसके यूज के हिसाब से बन जाता है। वैसे ही यहां पे मैं आपको जो डेफिनेशन बताऊंगा ना इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स एक चीज, पर अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने, जैसे लियोनल रॉबिन्स हो गया, पॉल सैमुअल्सन हो गया, एल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, ये सभी लोगों ने अपने अपने अलग अलग व्यू पॉइंट दिए इकोनॉमिक्स को लेकर के। पर इकोनॉमिक्स है तो एक ही चीज, जैसे यूट्यूब है वैसे इकोनॉमिक्स है, बस सबके व्यू पॉइंट्स जो है ना वो अलग अलग है, और सभी लोग के व्यू पॉइंट्स एकदम सही है। बोलो क्लियर हो गया। चलो अब मैं शुरुआत करता हूं उसके डेफिनेशन की। तो देखो पहली डेफिनेशन देके रखी है किसने, एडम स्मिथ ने। अब एडम स्मिथ ने अपनी डेफिनेशन दी है। अब ये डेफिनेशन कौन सी बुक में, वेल्थ ऑफ नेशन में, जो कि उन्होंने 1776 में पब्लिश की थी, और उस बुक का पूरा नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। उसमें क्या दिया हुआ है कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी, इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जो किसके ऊपर स्टडी करता है, नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। नेशन यानी कंट्री, वेल्थ यानी कि हम ऐसा कहेंगे जो भी कंट्री के पास पैसा होता है, जायदाद होती है कंट्री के पास, ठीक है, नेशन के पास, उसके ऊपर स्टडी करता है इकोनॉमिक्स। यानी कि इकोनॉमिक्स स्टडीज द एक्सचेंज ऑफ फिजिकल वेल्थ प्रोड्यूस्ड बाय लेबर्स, यानी कि जो भी कंट्री में लोग काम करते हैं, लेबर है, जो लोग काम करते हैं, लेबर मतलब ऐसा नहीं होता मजदूर, लेबर मतलब हर वो पर्सन जो कि जॉब करता है, ठीक है, जो काम करता है, जो मेहनत करता है ना, उसको हम लोग लेबर कहते हैं। तो फिजिकल वेल्थ जो भी एक्सचेंज की जाती है लेबर के द्वारा, उस पर जो इकोनॉमिक स्टडी करता है, ठीक है। आगे बात करें तो एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस बताया है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को कैसे बताया, तो फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है सोशल साइंस किसने कहा है, तो एडम स्मिथ ने कहा है। क्यों? क्योंकि एक बाजू यहाँ पे बात की जाती है ह्यूमन एफर्ट्स की, और दूसरी बाजू बात की जाती है मेथोडोलॉजी वॉज साइंटिफिक, मतलब कि प्रोडक्शन करने के लिए एक साइंटिफिक मेथड का यूज होना चाहिए, ठीक है। दैट्स व्हाई इसको सोशल साइंस कहा गया है। देखो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें जो है आपको याद रखनी होगी इसमें, और एग्जाम में उतना लिख के आओगे ना तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। आगे बात करें, सिंस द टाइम ऑफ एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स वाज स्टडीज एज एन इंडिपेंडेंट साइंस। याद रखना, एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को एज एन इंडिपेंडेंट साइंस की तरह पढ़ा था। अब इंडिपेंडेंट साइंस को ना ये लोग एग्जाम में सेपरेट साइंस की तरह भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये आप लोग की जो एक्सरसाइज है उसके अंदर एक क्वेश्चन भी देके रखा हुआ है कि इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट साइंस किसने बताया है, तो आंसर आएगा एडम स्मिथ, एंड नॉट एज अ पार्ट ऑफ जनरल फिलोसॉफी। मैंने नहीं कहा कि फिलोसॉफी के बहुत सारे अलग अलग हिस्से हो गए थे जिसमें से इकोनॉमिक्स निकला, तो एडम स्मिथ ने शुरुआत की थी इकोनॉमिक्स की। दैट्स व्हाई इसको ना इंडिपेंडेंट साइंस या तो सेपरेट साइंस हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। इन अ वे ही टॉक्ड अबाउट ह्यूमन वेलफेयर, ये चीज भी याद रखना, उनकी बुक में उन्होंने किसके बारे में डिस्कस किया था, ह्यूमन वेलफेयर। क्या होता है ह्यूमन वेलफेयर? वेलफेयर मतलब होता है डेवलपमेंट, और इंसानों का डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने ये चीज की डिस्कशन अपने बुक के अंदर की थी। बोलो क्लियर हो गया। तो एडम स्मिथ के अंदर इतनी ही चीज है जो आपको याद रखनी है। पहला आप लोग क्या याद रख लेना, आप लोग याद रखना उनकी जो बुक, ईयर और उनका नाम, ठीक है, और शॉर्ट में उसको वेल्थ ऑफ नेशन कहते थे। फिर ये वाला मीनिंग याद रख लेना। फिर याद रखना उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इकोनॉमिक्स को एज अ सोशल साइंस। फिर याद रखना एडम स्मिथ जो है उन्होंने इकोनॉमिक्स को एज ए इंडिपेंडेंट साइंस स्टडी किया था, और उन्होंने अपनी बुक में ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर स्टडी की थी, बात की थी। बोलो क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय एल्फ्रेड मार्शल। अब ये भी याद रखना है आपको, हर एक इकोनॉमिस्ट की बुक और ईयर, ये तो याद होना ही चाहिए। अगर एमसीक्यूज में 1 मार्क में आता है या 1 मार्क के क्वेश्चंस में आता है तो ये आपके आंसर गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो देखो कौन सी बुक है एल्फ्रेड मार्शल की, तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और कौन से ईयर में उन्होंने पब्लिश की थी, 1890 के अंदर। और एल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं, एल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है ना वो स्टडी करता है मैनकाइंड के ऊपर, मैनकाइंड यानी कि इंसानों पे, ठीक है, इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ।
कि हम लोग हमारी एवरीडे लाइफ में, मतलब आगे उन्होंने यही चीज बताई, इंप्लाइज दैट इन एवरीडे लाइफ पीपल यूजुअली सीक मटेरियल वेलबींग, कि कैसे हम लोग हमारी एवरीडे लाइफ में डिसीजंस लेते हैं, कैसे हम लोग मटेरियल कंज्यूम करते हैं। मटेरियल का मतलब होता है हमारे पास जो भी चीजें होती है, ठीक है, मटेरियल कंजप्शन हम कह सकते हैं, जैसे मेरे पास मोबाइल है, पैसा है, वो हम लोग कैसे उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, मेरे पास जो भी रिसोर्सेज है उसका यूज कैसे कर रहे हैं, हमारी एवरीडे लाइफ में हम लोग डिसीजन क्या ले रहे हैं, उसके ऊपर जो चीज स्टडी की जाती है उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। और इस डेफिनेशन में आपने एक चीज तो देख ली होगी कि इन्होंने ना इकोनॉमिक्स को किस तरह से स्टडी किया, एज ए एवरीडे एक्टिविटी, मतलब ह्यूमन बीइंग जो है वो एवरीडे करता क्या है, उसकी एवरीडे एक्टिविटी क्या है, एंड सिक्स टू एक्सप्लेन हाउ वेलबींग इज अटेंड फ्रॉम मटेरियल कंजप्शन। और यहां पे इन्होंने बात की है सिर्फ और सिर्फ मटेरियल कंजप्शन पे, कि एक इंसान अपनी एवरीडे लाइफ में कैसे चीजों को कंज्यूम करता है, कंजप्शन क्या है, चीजों को कैसे खरीदता है, यूज करता है, कितना पैसा पे करता है, उस पे डिस्कशन किया है। दैट्स व्हाई इनकी जो डेफिनेशन है वो कैसी है, नैरो है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी डेफिनेशन में एक ही चीज के बारे में बताया है, वो है मटेरियल कंजप्शन और मटेरियल वेलबींग। ये देखो, ये चीज भी जरूरी है कि ह्यूमन जो है उसका डेवलपमेंट हुआ कि नहीं, वो भी तो देखना पड़ेगा, पर उन्होंने उसके बारे में बताया नहीं। उन्होंने सिर्फ यही बताया कि इंसान जो है वो कैसे मटेरियल को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो ह्यूमन जो है वो सेंटर में, पर इन्होंने उस चीज के बारे में डिस्कशन नहीं किया। दैट्स व्हाई हम इसकी लिमिटेशन भी कह सकते हैं इसको, कि इनकी जो कंसेप्ट है, ये जो उन्होंने इकोनॉमिक्स बताया वो थोड़ा नैरो है, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं बताया। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी में हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप लोग हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो जाओ, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करेंगे। एक होगा अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम, और ये चारों सब्जेक्ट्स के हम लोग लाइव लेक्चर्स भी लेते हैं, हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, रेगुलर टेस्ट होगा और 24/7 डाउट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। और इन 4 सब्जेक्ट की फीस सिर्फ और सिर्फ 2999 है पूरे साल के लिए। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो जाओ, जहां पे अकाउंट जो है वो कल्पेश सर पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स मैं पढ़ाऊंगा, मेरा नाम ध्रुवल मोदी है, और इकोनॉमिक्स और बीए मैं पढ़ाऊंगा, हेमल सर जो है वो आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। इस तरह से हमारी बहुत ही बढ़िया टीम है, जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे इतना बढ़िया तरीके से पढ़ाने वाला कोई भी चैनल नहीं है। दैट्स वाई आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल है, और आप लोग के हर एक डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। और अगर आप लोग ने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो कर लो, प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम है, और ऐप स्टोर पे अगर आईफोन है आपके पास तो उस पे माई इंस्टीट्यूट नाम से है, ठीक है। तो जल्द से जल्द ऐप को डाउनलोड करो, और अगर आप अपने पेरेंट्स से कोई बात करवाना चाहते हो हमारी, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 7202012221। चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय लियोनल रॉबिन्स। देखो 1931 के अंदर लियोनल रॉबिन्स ने अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, और उन्होंने इस बुक के अंदर क्या डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स एक साइंस है जहां पे स्टडी किया जाता है ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, हमारा बिहेवियर कैसा है, और हमारे बीच में मतलब 2 चीजें होती है, एक होता है एंड्स, एंड्स मतलब हमारे पास जो रिसोर्स है ना, एंड्स को ही क्या बोलते हैं, रिसोर्सेस कहते हैं, ठीक है। और स्केयर्स, स्केयर्स का मतलब होता है कोई भी चीज की कमी होना, जिसको हम लोग कहते हैं स्केयरसिटी, ठीक है, बहुत कम होता है ना, उसको स्केयरसिटी कहा जाता है। और जितने भी रिसोर्स है उसकी स्केयरसिटी भी है, और उन सब के अल्टरनेटिव यूजेस भी है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अगर मान लो मैं आपको 1000 रुपीज दूं, ठीक है, तो आप उस 1000 रुपए से क्या करोगे, आप उस 1000 रुपए से मूवी देख सकते हो, आप कोई रेस्टोरेंट में जा सकते हो, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, आप अपने फ्यूचर के लिए पैसा बचा सकते हो, और बुक्स खरीद सकते हो, ट्यूशन फी पे कर सकते हो, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, उस 1000 रुपए के। तो यहाँ पे आपने एक चीज देखी, आपके पास पैसा अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। पैसा भी एक रिसोर्स हुआ ना, तो जो आपके पास रिसोर्स है वो उसकी क्या है, स्केयरसिटी है, और हमारे पास उसके यूजेस क्या है, बहुत सारे यूजेस है। और एक और चीज, ह्यूमन जो वांट्स होती है ना वो कैसी है, अनलिमिटेड है। हमारी वांट्स ना ज्यादातर रिकरिंग होती है। जैसे मान लो कि आपको मोबाइल फोन चाहिए, ठीक है, आपको आईफोन चाहिए था, मैंने आईफोन दिला दिया, तो क्या खत्म, अब पूरी जिंदगी में आप कोई चीज की डिमांड करोगे ही नहीं क्या, नहीं, आप लोग रेगुलर बेसिस पे कहीं ना कहीं डिमांड या वांट्स जो है वो करते ही रहोगे। तो ऐसा हम कहेंगे कि जो ह्यूमन की वांट्स है वो कैसी है,
अनलिमिटेड है. ऑन द अदर हैंड रिसोर्स विच हेल्प इन सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेस. सीधी सी बात है, जैसे पैसों की बात की, मैंने 1000 रुपए आपको दिए थे, ठीक है, आपके पास ये रिसोर्स हुआ, आपके पास इसका रिसोर्स जो है वो कैसा है, लिमिटेड है, ठीक है, और उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस है, ठीक है. तो आप क्या करोगे, उसको बहुत सोच समझ के खर्च करोगे जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके. मतलब आप उस 1000 रुपए को उसी जगह पे खर्च करोगे जिससे आपको एक सेटिस्फेक्शन मिले और आपको होगा कि हाँ भाई मैंने एकदम सही जगह पे लगाए हैं, ठीक है. आगे बात करें तो इकोनॉमिक्स मस्ट डील विद द प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्स, और इनके हिसाब से, लियोनल रॉबिन्स के हिसाब से, इकोनॉमिक्स जो है वो किसके साथ डील करता है कि प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्स. मतलब हमारे पास बहुत स्केर्स रिसोर्स है, स्केर्स मतलब जिसकी कमी है, और हम उसको कैसे अलोकेट करते हैं जिससे हमारा जो ह्यूमन वांट्स है वो सेटिस्फाई हो पाए और मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट तक हम उसको यूज कर सके. जैसे अभी एग्जांपल दिया था, सेम एग्जांपल है कि अगर मान लो मैं होता तो मैं 1000 रुपए का कहीं म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देता जिससे मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलता. आप हो तो शायद आपको ऐसा भी हो सकता है कि मैं रेस्टोरेंट में खाना खा के आऊं, मेरे को उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा. कोई और पर्सन होगा, वो मूवी का शौकीन होगा तो बोलेगा उस 1000 रुपए से मैं मूवी देख के आता हूं, ठीक है. तो सबका अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, सब लोग अलग अलग तरीके से अपने रिसोर्स को यूज करते हैं. और सबके पास क्या पैसा अनलिमिटेड है? नहीं, लिमिटेड है. और वही मेन चीज है कि हम कैसे लिमिटेड पैसे को यूज करते हैं, लिमिटेड रिसोर्स को यूज करते हैं और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करते हैं. बोलो क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, ठीक है. चलो आगे बात करें तो नेक्स्ट क्या कहा है रॉबिन्स ने कि रॉबिन्स के हिसाब से इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस है. इस पे अंडरलाइन कर लेना, याद रखना, ठीक है. अगर टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो तो अंडरलाइन कर लेना. पॉजिटिव साइंस क्यों है? पॉजिटिव साइंस ये एमसीक्यूज में आ सकता है 1 मार्क में, क्योंकि कभी भी इकोनॉमिक्स हमको ये नहीं बताता कि चीजें कैसी होनी चाहिए. एक्चुअल में ये स्टडी करता है कि हाउ ह्यूमन बीइंग बिहेव, हम लोग बिहेव कैसे करते हैं, हम कैसे डिसीजंस लेते हैं, हमारे पास रिसोर्स कम है, कैसे हम डिसीजंस लेके सेटिस्फेक्शन गेन करते हैं. कभी भी ये डील नहीं करता कि हाउ दे शुड आइडियली बिहेव, हमको कैसे बिहेव करना चाहिए. वो तो फिर नेगेटिव हो गया ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स हमको बता रहा है कि हमको क्या करना चाहिए. बल्कि इकोनॉमिक्स क्या है कि क्या, कैसे हम लोग डिसीजन लेते हैं, हम लोग कैसे बिहेव करते हैं, उस पर स्टडी करता है. दैट्स वाई इसको क्या कहा गया है? पॉजिटिव साइंस कहा गया है. एंड ये कभी भी अपने नॉर्म्स नहीं बताता. नॉर्म्स मतलब कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं बताता. इकोनॉमिक्स जस्ट देखता है कि ह्यूमन बीइंग कर क्या रहा है, ठीक है. एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस. इसको नॉर्मेटिव साइंस नहीं कहा जाता, ठीक है. शॉर्ट में मैंने सारी चीजें बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन की है. चलो आगे बढ़ते हैं. डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय पॉल सैमुअल्सन. अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज बताना तो भूल गया, ये सारे जो फोटोज लगाए ना वो रियल में ये लोग के हैं. जैसे ये लियोनल रॉबिन्स का फोटो है, फिर आगे मैंने आपने देखा होगा तो मैंने एडम स्मिथ का भी, अल्फ्रेड मार्शल का ये फोटो रहा, ठीक है. एक्चुअल में ये लोग ऐसे दिखते थे. ये जो है वो बहुत पुराना है, 1770s का बंदा है. दैट्स व्हाई उनकी जो ब्लैक एंड व्हाइट में फोटो है एडम स्मिथ की, ठीक है. ये अभी 1890 का, इसलिए थोड़ी कलरफुल फोटो है, ठीक है. इनकी और अच्छी है क्योंकि अभी अभी इन्होंने बुक लिखी थी अपनी, ठीक है. कौन से ईयर में? 1931 में. अब अपने बात करेंगे किसकी? पॉल सैमुअल्सन की. वो ऐसे दिखते थे, देख लो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है. चलो बात करते हैं पॉल सैमुअल्सन क्या कहते हैं, उनकी कौन सी बुक थी. तो याद रखना उनकी बुक थी फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, और कौन से ईयर में उन्होंने पब्लिश की थी? 1947 में. और पॉल सैमुअल्सन क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स को लेके, तो याद रखना इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी एंड अप चूजिंग. मतलब कि कैसे हम और सोसाइटी, लोग और सोसाइटी एंड अप चूजिंग. एंड अप मतलब होता है हमारे पास जो रिसोर्स है उसके बहुत सारे यूज है, तो हम लोग कौन से रिसोर्स को कैसे चूज करते हैं, ठीक है. विथ और विदाउट यूज ऑफ मनी, मतलब हम लोग रिसोर्स को यूज करते हैं पैसों का यूज करके या तो पैसे के बिना, ठीक है. टू एम्प्लॉय स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज दैट कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज ओवर अ टाइम. मतलब कि जो भी हमारे पास प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है वो स्केर्स है. स्केर्स मतलब होता है लिमिटेड, बहुत कम है, और उन सारे रिसोर्स के अल्टरनेटिव यूजेस है. जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो सोलर है,
तो सोलर के कितने सारे यूजेस है। हम सोलर को कार के ऊपर भी लगा सकते हैं, घर के ऊपर भी लगा सकते हैं, मैं एक सोलर पार्क बना सकता हूं, प्लेन के ऊपर भी लगा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो एक सिंपल एग्जांपल दिया कि हर एक रिसोर्स के बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस है, ठीक है। तो हम लोग उस अल्टरनेटिव यूजेस को कैसे कम रिसोर्स को बेस्ट तरीके से यूज करते हैं और अभी यूज करते हैं, या तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजप्शन नाउ और इन द फ्यूचर, मतलब हम लोग अभी यूज करते हैं या तो फिर फ्यूचर के लिए बचा के रख लेते हैं, ठीक है, अमंग वेरियस पर्सन इन द सोसाइटी। और ये चीज बहुत सारे लोगों के बीच में देखने को मिलती है सोसाइटी के अंदर। और इकोनॉमिक एनालिसिस करता है कॉस्ट एंड बेनिफिट, मतलब हम लोग कैसे कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सके, मतलब कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके, उस पर डिस्कस करता है। और इसमें बताए इंप्रूविंग पैटर्न ऑफ रिसोर्स अलोकेशन, और डे बाय डे हमारा रिसोर्स अलोकेशन, लोगों के बीच में जितने भी रिसोर्स जा रहे हैं उसका अलोकेशन कैसे करते हैं उस पर डिस्कस करता है इकोनॉमिक्स। इन शॉर्ट सैमुअल्सन जो है, पॉल सैमुअल्सन, उन्होंने बताया है किसके बारे में, इकोनॉमिक्स को एज अ चॉइस, अलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्स या इवैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट। ये तीन चीज के बारे में इस पूरी डेफिनेशन में बताया। चॉइस मतलब कि हम लोग कैसे रिसोर्स को चूज करते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कैसे हमारे पास कमी है रिसोर्स की उसको यूज करते हैं, अलोकेट करते हैं। और तीसरा पॉइंट कि कैसे हम लोग कॉस्ट और बेनिफिट का, कॉस्ट एंड बेनिफिट का इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन का मतलब होता है एनालिसिस, कैसे कॉस्ट और बेनिफिट का एनालिसिस करते हैं। बोलो क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको पॉल सैमुअल्सन की जो पूरी डेफिनेशन थी वो बता दी, ठीक है। अब आखिरी में एक छोटा सा कंक्लूजन देके रखा है। यहाँ पे हमने जितनी भी डेफिनेशन देखी वो सारी कॉमनली पॉइंट आउट किसको कर रही थी कि इकोनॉमिक स्टडी किस पे करता है, ह्यूमन बिहेवियर पे, कि हम लोग कैसे बिहेव करते हैं। दैट्स व्हाई इसको ना पॉजिटिव कहा जाता है नेचर में। एंड एडॉप्ट साइंटिफिक मेथड्स, और इकोनॉमिक साइंटिफिक मेथड्स का यूज करता है, अलग अलग मेथडोलॉजी का यूज करता है। दैट्स व्हाई इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। बोलो क्लियर हो गया। ये कॉमन कंक्लूजन है जो मैंने आपको समझा दिया। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में मैंने आपको अलग अलग डेफिनेशन समझाई, और ये जो पूरा 5 मार्क का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ साइंस इन द वेस्ट, वो खत्म कर दिया। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।